हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए दोस्तों, अपना जो हिंदी का सेगमेंट है उसे और आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हम लोग बच्चों पद पढ़ रहे थे, शब्द और पदों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने पद के भेदों को देखा था। जिसमें हम लोगों ने देखा था पद के कुल 5 भेद, जिसमें थे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयव। तो हम लोगों ने सारी डिटेल्स तो कर ली हैं। संज्ञा पढ़ लिया हम लोगों ने, संज्ञा से रिलेटेड लिंग वचन जो हैं, कारक, इनको पढ़ लिया हम लोगों ने। सर्वनाम को पढ़ लिया सर्वनाम की सारी डिटेल हम लोगों ने कर ली। विशेषण के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। हम लोगों ने क्रिया पढ़ी और क्रिया से रिलेटेड और भी तमाम सारी चीज़ें जो थी वो भी अकर्मक सकर्मक क्रियाएं या क्रिया के और जो भेद थे उनको हम लोगों ने देखे। आज इसी क्रम में हम लोग इस पदभेद के लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं, अव्यय के बारे में। इसके बाद हम लोग निपात पे एक वीडियो देखेंगे और देन हम लोगों का पद के भेद संपूर्ण जो है टॉपिक इसका कंप्लीट हो जाएगा। आइए आज हम लोग देखते हैं अव्यय क्या होते हैं और अव्यय के कितने भेद होते हैं। इन सब विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे और अव्यय शब्दों में कौन से जो वाक्य में जो है अव्यय किन शब्दों को कहा जाता है। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अव्यय मतलब होता है जिसका व्यय ना किया जा सके, यानी उन शब्दों का जिनका और ज्यादा संक्षिप्तीकरण ना किया जा सके। जैसे रूढ़ शब्द होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं और यौगिक शब्द होते हैं। तो हम लोगों ने देखा था रूढ़ शब्द मतलब जिसका सीधा अर्थ निकले, कट्टे मतलब उससे और संक्षिप्त ना किया जा सके। तो कहीं ना कहीं अव्यय जो है, रूढ़ शब्द जो होते हैं वो ऑलमोस्ट शब्द जो हैं वो अव्यय ही होते हैं। तो अव्यय मतलब होता है अव्यय। व्यय इससे बना हुआ शब्द है, अ प्लस व्यय से बना हुआ है, यानी जिनका व्यय ना किया जा सके, जिन शब्दों का व्यय ना किया जा सके वो सब क्या होते हैं, अव्यय शब्द होते हैं। अब इनका क्या है, शब्दों के पदों के भेद में इनका क्या रोल होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। इन पे चर्चा करेंगे। थोड़ी इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसका? लिंग का, वचन का, पुरुष का या कारक का, आदि के कारकों का कोई विकार नहीं आता है, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लिंग, वचन और कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता जिन शब्दों पर, वो अव्यय कहलाते हैं। ये सब सदैव अपरिवर्तनीय, अविकारी होते हैं या अव्यय होते हैं, जिनमें परिवर्तन ना हो सके, न विकार हो सके, यानी कि अव्यय उनका मतलब और क्षरण ना किया जा सके, वो लास्ट स्थिति में अपने हो, तो वही अव्यय कहलाते हैं। इनका मूल रूप स्थिर रहता है, ये मूल कभी रूप इनका बदलता नहीं है। जैसे रूढ़ शब्दों में क्या सीधा उसका वही अर्थ होता है, उसका रूप नहीं बदलता है, स्थिर रहता है, कभी बदलता नहीं है, वही सभी अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे आज है, कब है, इधर है, किधर है, परंतु है, क्यों है, जब है, तब है, और है, अतः है, इसलिए है। ये सब तमाम सारे जो शब्द हैं जिनका और ज्यादा चरण नहीं किया जा सकता है, तो उसे कहलाते हैं कैसे शब्द, अव्यय शब्द कहलाते हैं ये सब सारे शब्द। तो अव्यय शब्दों के बारे में हम लोग देखते हैं, अव्यय के कितने भेद होते हैं। अव्यय के जो भेद होते हैं वे 4 मूल भेद होते हैं, जिसे कहते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं, ठीक है, जिन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है इंग्लिश में। इसे क्रिया विशेषण को आपको एडवर्ब होता है, इसका हमने आपको बता दिया। एडजेक्टिव ये एडवर्ब होता है, इसका एडवर्ब, ठीक है, ओके, एडवर्ब होता है। ये होता है कंजक्शन और ये होता है आपका, तो इसका आपको होगा एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है और इंटरजेक्शन होता है। इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो अव्यय के जो 4 भेद होते हैं वे क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है और इंटरजेक्शन है। इसे हिंदी में देखेंगे तो क्रिया विशेषण कहा जाएगा और संबंध बोधक अव्यय कहलाएंगे, प्रीपोजिशन को संबंध बोधक अव्यय कहलाएंगे और कंजक्शन जो आपका है यानी समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएंगे और विस्मयादि बोधक अव्यय जो हैं इन्हें इंटरजेक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये 4 प्रकार के भेद होते हैं। तो एग्जाम में पूछता है अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो अव्यय के 4 प्रकार के भेद होते हैं। और किन्हें क्या अवयव कहा जाता है? तो
एक एक की डिटेल करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपको कि पहला है क्रिया विशेषण। वे सारे अवयव जो क्रिया की क्या करें, विशेषता बताएं, वो क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं, या इन्हें ही एडवर्ब हम लोग कहते हैं। ठीक है, एडवर्ब। तो एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? एडवर्ब मूल रूप से 4 प्रकार के होते हैं। एक तो स्थानवाचक होते हैं, दूसरा कालवाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथे आपके रीतिवाचक होते हैं। तो एडवर्ब 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? वे क्रियाएं जो है जो क्रिया की विशेषता को बताएं, है ना, क्रिया के जो विशेषता को बताएं, क्रिया की उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्रिया की विशेषता बताने वालों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो वे अवयव जो क्रिया की विशेषता को बताए वो क्रिया विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, 4 प्रकार के मैंने बताया आपको। एक तो स्थानवाचक, जैसे क्रिया की जो विशेषता बता रहा है वो कौन से हैं आपके, जैसे यह, वहां, भीतर, बाहर, इधर, उधर, दाएं, बाएं। तो एक आपने देखा कि इनके बारे में कि आपका एक तो स्थितिवाचक है, दूसरे दिशावाचक हैं। ये 4 ऊपर के आपके, इसको चाहे तो आप 2 भागों में कर सकते हैं। एक तो आपका स्थितिवाचक, दूसरा दशावाचक। ठीक है, सॉरी दिशावाचक, स्थिति और दिशावाचक। तो स्थिति में देखेंगे यह, वह, भीतर, बाहर, तो वो स्थिति को इंडिकेट कर रहे हैं 4, और इधर, उधर, दाएं, बाएं ये दिशा को इंडिकेट कर रहे हैं। तो चाहे तो हम स्थानवाचक को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक क्या हो जाएगा, स्थितिवाचक हो जाएगा, दूसरा दिशावाचक हो जाएगा। तो ये सब सारे शब्द जो है ये क्या करते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले विशेषण हैं। ठीक है, लेकिन अवयव विशेषण है। ठीक है, अवयव विशेषण। ठीक है, इसी तरह से कालवाचक जो विशेषण है वो कौन है? आज है, कल है, अभी है, तुरंत है, रात भर है, आज है, कल है, दिन है, नित्य है, प्रतिदिन है, हर बार है, कई बार है। ये सब शब्द जो हैं ये सारे अवयव हैं। ये सब कैसे अवयव हैं? कालवाचक अवयव हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये अवयव जो है क्रिया की विशेषता बताने वाले अवयव हैं, ये विशेषण है। इसी तरह से परिमाणवाचक जो है, इसमें क्या है, बहुत है, खूब है, अति है, अत्यंत है, जरा है, थोड़ा है, कुछ है, किंचित है, बस है, यथेष्ट है, ठीक है, काफी है, कम है, अधिक है, इतना है, तिल तिल है, थोड़ा थोड़ा है, बारी बारी है। ये सब क्या है, परिमाण को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, परिमाण को इंडिकेट करने वाले सब परिमाणवाचक विशेषण हैं, जो कि परिमाण के माध्यम से क्रिया की विशेषता को व्यक्त करते हैं। ये सारे अवयव हैं। इसी तरह से बच्चों रीतिवाचक अवयव जो हैं वे कौन है? ऐसे हैं, वैसे हैं, जैसे, मानो, धीरे, अचानक, कदाचित, हाँ, अवश्य, तो, जी, तक, सा, इसलिए, यथासंभव। ये सब सारे जो आपके अवयव हैं ये क्रिया की विशेषता को बताने वाले अवयव हैं, और इसी नाते इन सभी को क्रिया विशेषण अवयव कहा जाता है। ठीक है, ये सब क्रिया विशेषण अवयव के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, अवयव के मतलब हम लोग समझ रहे हैं ना, ये जितने भी शब्द यहाँ पर आपको दिखेंगे ये सारे शब्द अवयव हैं। ठीक है, इनकी अपनी एक विशेषताएं हैं। तो ये सब क्रिया की, जहां लिखते हैं क्रिया की विशेषता को व्यक्त करते हैं। क्लियर? दूसरा होता है बच्चों संबंध बोधक। संबंध बोधक अवयव क्या होते हैं? ठीक है, संबंध बोधक अवयव के अंतर्गत अगर आप संबंध बोधक यानी कि प्रीपोजिशन इसे कहा जाता है। ठीक है, प्रीपोजिशन इसमें क्या होता है, वे अवयव संज्ञा के बाद, वे अवयव संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाते हैं। इन्हें संबंध बोधक, यानी कि अवयव जो है वह संज्ञा का शब्द, संज्ञा शब्द का संबंध बाकी लोगों से करे। बाकी जो शब्द वाक्य हैं, यानी वाक्य में और जो शब्द हैं उनका रिलेशनशिप संज्ञा से स्थापित कराने वाले शब्दों को संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। क्लियर? यानी वे अवयव जो संज्ञा का संबंध बाकी और सेंटेंसों से, बाकी और सभी शब्दों से, वाक्यों से, मतलब जो शब्द हैं उनसे उनका रिलेशनशिप स्थापित करावें, उसे क्या कहते हैं, संबंध बनावें, दूसरे शब्दों से संबंध स्थापित करें, तो उसे क्या कहेंगे, संबंध बोधक अवयव कहलाएंगे वो लोग। ठीक है, जिन्हें प्रीपोजिशन इंग्लिश में आप लोगों ने देखा है, प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे अब देखिए, वह दिन भर काम करता है, तो यहाँ भर जो शब्द आपका लगा है वो क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, संबंध बोधक अवयव है। ठीक है, प्रीपोजिशन इंग्लिश में जिसे कहा जाएगा। इसने क्या किया, भर ने, वह दिन भर काम करता है। यहां पर जो दिन है, ठीक है, उस व्यक्ति के बारे में इंडिकेट कर रहा है। वो उस व्यक्ति का संबंध किससे कर रहा है, काम करता है, यानी कि बाकी और जो शब्द है काम करता है से रिलेशनशिप स्थापित कर रहा है कर्ता का। ठीक है, उसी तरह से मैं विद्यालय
तक गया था, मैं विद्यालय तक गया था। तक जो है प्रीपोजिशन जो है वह यानी कि संबंध बोधक अव्यय, ये किसका संबंध कर रहा है? मैं और विद्यालय के मध्य में देख रहे हैं ना, संबंध स्थापित कर रहा है कर्ता का, और जो कर्म है ऑब्जेक्ट है उससे रिलेशनशिप स्थापित करने का कार्य कर रहा है। तो तक जो है क्या कर रहा है? प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है। उसी तरह से हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते, तो हम पानी के बिना, बिना यहाँ पर जो है कंजक्शन का प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है यहाँ पर, जिसे संबंध बोधक प्रीपोजिशन ये भी हो गया। तो ये शब्द क्या हो रहा है कि कर्ता का बाकी के साथ हम पानी के बिना यानी कि पानी से व्यक्ति का और बाकी शब्दों का रिलेशनशिप स्थापित करा रहा है। ठीक है, इस तरह से अगर देखा जाए तो संबंध बोधक अव्यय कौन कौन से हैं आपके, तो इसमें आप देखेंगे आगे है, पीछे है, निकट है, समीप है, बाहर है, आसपास है, दायां है, पहले है, बाद है, आगे है, अब है, तक है, द्वारा है, इसलिए है, वास्ते है, हेतु है, अलावा है, सिवा है, बगैर है, रहित है, संग है, साथ है, समेत, संबंध, विषय, आश्रय, भरोसे, लगभग, मात्र, भर, अंतर्गत, समक्ष, अपेक्षा, कारण, मारे, चलते, परेशानी से, ये सब सारे शब्द जो आपके हैं ये संबंध बोधक अव्यय आपके हैं। ठीक है, ये शब्द को जोड़ने का कार्य करते हैं। सारे जितने भी आपने देखा प्रीपोजिशन को, ये सारे जो आपके प्रीपोजिशन हैं ये आपके रिलेशनशिप स्थापित करते हैं। ठीक, आगे है, अब देखिए समुच्चय बोधक। तो समुच्चय का क्या मतलब होता है? दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। दो वाक्यों को परस्पर इनको जोड़ेगा। वहां पर क्या था? संबंध बोधक में दो कर्ता का बाकी जो भी शब्द थे उनसे रिलेशनशिप स्थापित कर रहा था। यहां पर क्या? दो वाक्यों के बीच में रिलेशनशिप जो अव्यय जोड़ेंगे उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएंगे। हुए ये क्या करेंगे? दो सेंटेंसों के मध्य में कंजक्शन का कार्य करेंगे, जोड़ने का कार्य करेंगे। इसी नाते इन्हें कंजक्शन कहा जाता है। ये जोड़ने का कार्य करेंगे, दो सेंटेंसों को जोड़ने का कार्य करेंगे। तो वे शब्द क्या कहलाएंगे? आपके समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएंगे। जैसे सूरज निकला, तो एक सेंटेंस आपका सूरज का निकलना हो गया। पक्षी बोलने लगे, दूसरा, उसको जोड़ा किसने है? और ने। तो और क्या हो गया? यहाँ कंजक्शन का कार्य कर रहा है, समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं बच्चों। एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं और दूसरा व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। ठीक है, अब समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय चार प्रकार के होते हैं। संयोजक होते हैं, विभाजक होते हैं, विरोध दर्शक होते हैं, परिणाम दर्शक होते हैं। उसी तरह से व्यधिकरण समुच्चय जो होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय जो होते हैं वो भी चार प्रकार के होते हैं। कारणवाचक होते हैं, उद्देश्यवाचक होते हैं, संकेतवाचक होते हैं, स्वरूपवाचक होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इनके समुच्चय बोधक समानाधिकरण जो अव्यय आपके हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय जो हैं वो संयोजक बोधक के अंतर्गत आप देखेंगे तो और, व, एवं, तथा ये सारे शब्द हैं। और अगर आपको सीधे एग्जाम में ही आ जाए तो आपको इतना याद रखना है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कौन से हैं? तो और है, वह है, एवं है, तथा है। इसके अलावा हम एक डिटेल भी कर दे रहे हैं और आप मिसलिनियस भी इसको समझ लीजिएगा। विभाजक का है या, यानी कि ये बांटने का काम कर रहे हैं। वा, अथवा, नहीं तो, मतलब यानी दोनों क्या है? बांटने का कार्य कर रहे हैं, विभाजक का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से विरोध दर्शक जो है पर, परंतु, लेकिन, किंतु, मतलब ये कार्य कर रहे हैं किंतु इसका परिणाम क्या होगा? इसी तरह से क्या है? ये विरोध व्यक्त करने वाले जो है कंजक्शन है आपके ना। उसी तरह से परिमाणवाचक, परिमाण दर्शक जो होंगे, इसलिए, मतलब आपने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया। इसी तरह से आप देखेंगे अतः, अतियो, ये तमाम सारे जो शब्द हैं ये सब समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं जो कि कंजक्शन का कार्य करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। इन्हें समुच्चय बोधक अव्यय भी कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में। व्याधिकरण के अंतर्गत देखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? चूंकि है, क्योंकि है, की है, जो की है, ताकि है, जो तो है, यदि तो है, यद्यपि, तथापि करके ये शब्द जो आपके जोड़ने का कार्य करते हैं। नहीं, संकेत बोधक अव्यय है ये, संकेतवाचक अव्यय इनको कहेंगे। स्वरूपवाचक अव्यय में देखेंगे की है, जो है, यानी है, अर्थात है। ये तमाम सारे जो वाक्य आपके जो शब्द मिल रहे हैं अव्यय के, ये सब व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं। यह भी कंजक्शन का कार्य करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, इन सभी को समुच्चय बोधक कहा जाता है। इनमें दो सेंटेंसों को एक दूसरे में जोड़ने का कार्य किया जाता है। और संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत देखते हैं, यहां पर क्या?
संज्ञा का जो रिलेशनशिप है यानी कर्ता का जो रिलेशनशिप है वो बाकी सेंटेंसों के साथ यानी कर्म के साथ या बाकी ऑब्जेक्ट के साथ में जोड़ने का कार्य करते हैं। ये वाले सेंटेंस आपने देखे। इसके अलावा बच्चों विस्मयादि बोधक अव्यय जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये क्या जिन वाक्यों से क्या हो विस्मयादि बोधक हर्ष का, शोक का, घृणा का आदि का भाव व्यंजित होता हो, व्यथित होता हो, पता चलता हो, जिसका संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय में देखेंगे वाह, आह, धन्य, जय, ओहो, अच्छा, जी, छी, दूर, इस तरह के शब्द जो आपके हैं, हट, इस तरह के जो शब्द हैं तमाम सारे, इसके अलावा बहुत सारे शब्द हैं जो कि आपके विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। तो ये भी क्या सेंटेंस में रहते हैं और इनका अपना एक अर्थ लिए हुए होते हैं और इन वाक्यों से घृणा और शोक आदि का वो भाव जागृत होता है। इनका संबंध वाक्य पद से नहीं होता है, इनका जो रिलेशनशिप होता है वाक्य के किसी और पद से बाकी शेष से नहीं होता है, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो ये तो कुल थे आपके आज अव्यय के भेद थे जिनमें आज 4 तरह के अव्ययों के बारे में आप लोगों ने देखा। और आपने देखा कि पहला जो क्रिया विशेषण इसे एडवर्ब कहा जाता है, दूसरा है संबंध बोध जैसे प्रीपोजिशन के नाम से आप जानते हैं, और तीसरा है समुच्चय बोधक जिसे कंजक्शन के नाम से जानते हैं, और चौथा है आपका विस्मयादि बोधक जिसे इंटरजेक्शन के नाम से आप जानते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। आपने देख लिया कि इनका क्या काम है, रिलेशनशिप स्थापित करना इनका मूल रूप से कार्य होता है बाकी लोगों से। और कुछ ऐसे हैं जैसे कि विस्मयादि बोधक है, ये सेंटेंस में अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस होते हैं, इनको किसी से और इससे बाकी कोई मतलब इनका संबंध नहीं रहता है, ये अपने आप में कंप्लीट होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अव्यय भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आप इस स्थिति में पहुंच चुके होंगे कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं और किन्हें अव्यय कहते हैं और अव्यय किस रूप में कार्य आते हैं, यानी कि कंजक्शन का भी कार्य करते हैं, विशेषण के रूप में भी कार्य करते हैं। जब यही अव्यय क्रिया की विशेषता को बताएं तो क्या कहलाएंगे, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएंगे। और जब यही किसी सेंटेंस में कर्ता का रिलेशनशिप बाकी शब्दों से स्थापित कराएं तो संबंध बोधक यानी रिलेशनशिप स्थापित करेंगे, प्रीपोजिशन कहलाएंगे। और जब ये 2 वाक्यों को जोड़ेंगे तो कंजक्शन कहलाएंगे। और जब किसी वाक्य में ये रहेंगे और अपनी विशेषता अपने आप में कंप्लीट करेंगे, वाह, छी, दूर, हट, इस तरह का कंप्लीट सेंटेंस का भाव देंगे तो ये क्या कहलाएंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाएंगे, आपका इंटरजेक्शन कहलाएंगे। तो उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा और ये आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा और आप एक अच्छी स्थिति में पहुंच चुके हैं। हिंदी में अब शब्द और पदों के भेद के बारे में, जितने भी पदों के भेद होते हैं सारे पदों की डिटेल हम लोगों ने पढ़ ली है और उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा होगा, अच्छी समझ आपकी बनी होगी और कोई भी क्वेश्चन इससे आने पे आपको छूटेगा नहीं और ना ही आप इस तरह के कोई प्रश्न को गलत करेंगे एग्जाम में। दोस्तों ऐसे ही अपना साथ और अपना प्यार हम लोग चैनल के साथ आप लोग जो बनाए हैं कृपया बनाए रखिए और हो सके तो दोस्तों की वीडियोस को स्किप ना किया करें। आप लोग जो चैनल आपको एड्स आते हैं उस एड्स को थोड़ा वो जो छोटे ऐड हो उनको कृपया चलाएं और अपने दोस्तों को अगर हो सके, अगर आप चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ हमारे हित में किया जाए, चूंकि हम लोग आपके हित में कर रहे हैं, तो आप लोग उसको वीडियो को शेयर करिए और हम लोग भी, जैसे कि हम लोगों को भी मोटिवेट होने का मौका मिले। और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।